फिल्म की शुरुआत होती है 1983 में, जब केविन एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाता है जिसे ट्रॉन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम का एक हिस्सा द ग्रिड के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां पर रियल वर्ल्ड से कई गुना ज्यादा तेजी से एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। केविन अपने शरीर को डिजिटल डेटा में बदलकर खुद को ग्रिड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। 1989 में अपनी वाइफ की मौत के बाद केविन अचानक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है और अपनी सारी दौलत अपने बेटे सैम के नाम छोड़ जाता है। 2010 में सैम अपने फादर को ग्रिड के अंदर ढूंढ लेता है, लेकिन केविन अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अब 2025 में जेनकॉम और डिलिंजर सिस्टम्स नाम की दो बड़ी कंपनीज ग्रिड पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ रही हैं। जेनकॉम को अब ईव और टेस नाम की दो बहनें चला रही हैं, क्योंकि सैम ने पर्सनल रीजंस के चलते रिजाइन कर दिया था। दूसरी तरफ जूलियन, जो डिलिंजर सिस्टम्स का सीईओ है, अपने परिवार की लेगेसी दोबारा बनाने के लिए ग्रिड को हासिल करना चाहता है। ग्रिड के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम एरिस है। उसे लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ऐसी फाइट जहां पर कई प्रोग्राम्स उस पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन एरिस सबको आसानी से हरा देता है। एक दिन एरिस उठता है और देखता है कि उसका डिस्क अपग्रेड हो गया है। तभी उसके सामने एक बड़ा चेहरा उभरता है जो खुद को एरिस का क्रिएटर बताता है। पता चलता है कि एरिस को जूलियन ने बनाया था एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के रूप में, जो डिलिंजर सिस्टम्स के लिए काम करता है। जूलियन एरिस को अपना मास्टर कंट्रोल कहता है। उस रात जूलियन एक खास प्रेजेंटेशन रखता है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। सभी लोग सेफ्टी ग्लासेस पहनते हैं और तभी एक इनॉर्मस मशीन एक्टिवेट होती है जिसमें कई पावरफुल लेजर्स मिलकर एक टैंक बनाते हैं, सीधा सबके सामने। ये टैंक पूरी तरह से आर्म्ड और रेडी फॉर वॉर होता है। जूलियन समझाता है कि ये टैंक ग्रिड के अंदर डिजाइन किया गया था और अब इन लेजर्स के जरिए रियल दुनिया में जिंदा किया गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी आर्मी कुछ ही मिनट में तैयार की जा सकती है। फिर वो टैंक का गेट खोलता है जहां से एरिस बाहर आता है। जूलियन बताता है कि एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग, फास्ट और इंटेलिजेंट है। एरिस एक प्रोप्राइटरी क्रिएशन है, मतलब पूरी तरह जूलियन का डिजाइन, और अगर मर भी जाए तो इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। उसे ना पानी चाहिए, ना खाना, और वो खून भी नहीं बहता। जूलियन कहता है कि अगर एरिस बैटलफील्ड में हार भी जाए तो वो उसका नया वर्जन तुरंत बना सकता है। वो इन्वेस्टर्स को ये भी बताता है कि सिस्टम में एडवांस्ड फेल सेफ मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं जिससे एरिस पर कभी कंट्रोल लूज ना हो। तभी आसमान में थंडर की आवाज सुनाई देती है और एरिस अपना क्विक एनवायरनमेंट स्कैन करके कहता है, इट विल रेन सून। उसकी ये बात सुनकर पूरा रूम हंस पड़ता है। सभी इन्वेस्टर्स जूलियन की प्रेजेंटेशन से काफी इंप्रेस्ड होते हैं और उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड भी। जब सब चले जाते हैं तो एरिस बाहर जाकर बारिश में एक फायरफ्लाई का देखता है। उसके लिए ये पहली बार होता है जब वो नेचर का एक्सपीरियंस कर रहा होता है। लेकिन अचानक एरिस और वो टैंक दोनों के दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। तब ये सच सामने आता है कि प्रोग्राम सिर्फ 29 मिनट तक ही रियल वर्ल्ड में जिंदा रह सकते हैं। जूलियन की मां एलिजाबेथ उसे वार्न करती है कि इन्वेस्टर्स को धोखा देना एक बहुत बुरा आइडिया है, पर जूलियन अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट रहता है। उसका कहना है कि वो परमानेंस कोड ढूंढ लेगा, एक ऐसा कोड जो प्रोग्राम्स को रियल दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रख सके। एलिजाबेथ उसे याद दिलाती है कि अगर उसने 6 महीने के अंदर कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिया तो बोर्ड उसे फायर कर देगा। उधर अलास्का में ईव एक प्राइवेट स्टेशन पर पहुंचती है जो पहले केविन ने बनाया था और बाद में उसकी बहन टेस ने यूज किया था। टेस अब कैंसर की वजह से मर चुकी है। ईव कंप्यूटर में टेस का छोड़ा हुआ इनकरेजिंग वीडियो मैसेज देखती है, तभी उसका दोस्त सेथ भी वहां आ जाता है। टेस अपनी मौत से पहले परमानेंस कोड ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब ईव और सेथ उसका मिशन पूरा करने वाले हैं। 4 दिन तक ठंड में रहकर और पुराने डिस्केट्स खोलकर ढूंढने के बाद उन्हें एक मिस्टीरियस कोड मिलता है जो डबल हीलिक्स के शेप में होता है। उस कोड को टेस्ट करने के लिए वो लोग ग्रिड में एक ऑरेंज ट्री डिजाइन करते हैं और लेजर्स के जरिए उसे रियल दुनिया में लाते हैं। वो टाइम ट्रैक करते हैं और जब 29 मिनट के बाद भी वो ट्री डिसॉल्व नहीं होता तो दोनों खुशी से झूम उठते हैं। इसी दौरान एरिस वापस ग्रिड में आता है, लेकिन अंदर से हिल गया होता है। वो बार बार जूलियन के वर्ड्स और अपने साथ होने वाले इनसेंसिटिव बिहेवियर के बारे में सोचता रहता है, जैसे वो सिर्फ एक खिलौना हो जिसे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। उसका सेकंड इन कमांड अथीना उससे पूछती है कि रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कैसा था। एरिस उससे बताता है कि बारिश का एहसास कितना इंटरेस्टिंग और अलग था, पहले की विजिट से बिल्कुल ही डिफरेंट।
अथीना समझ नहीं पाती कि वो फील से क्या मतलब ले रहा है। अगली रात एनकॉम का एक बड़ा इवेंट होता है उनके नए गेम के लॉन्च के लिए। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एजे परेशान है क्योंकि उसे कई दिनों से ईव से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और मीडिया भी इवेंट में उसकी नॉन अपीयरेंस पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच एलिजाबेथ को पता चलता है कि जूलियन सीक्रेटली एनकॉम को हैक कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ईव भी परमानेंस कोड के पीछे है। एलिजाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह बहुत रिस्की है, लेकिन जूलियन उसकी बात इग्नोर करके अपने प्रोग्राम्स भेज देता है ताकि ईव का यूजर फाइल एक्सट्रैक्ट कर सके। कुछ ही देर में एरिस, अथीना और उनके सोल्जर प्रोग्राम्स एनकॉम के ग्रिड सर्वर्स में घुस जाते हैं। एक स्पेशल डिवाइस बिल्डिंग के साइड में एक होल बनाता है ताकि वो लोग अंदर जा सकें। रियल वर्ल्ड में एक सिक्योरिटी गार्ड को ब्रीच अलर्ट मिलता है। तब तक डिलिंजर टीम एनकॉम के डिजिटल गार्ड्स को निकाल चुकी होती है और एरिस सीधा इंफॉर्मेशन ब्लॉक में चला जाता है जहां से जूलियन को फुल सिस्टम एक्सेस मिल जाता है। जब एनकॉम अपने कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट करता है तभी एरिस का ध्यान एक वीडियो पर चला जाता है जिसमें ईव एक इंटरव्यू में प्रोग्राम्स और ह्यूमैनिटी के कनेक्शन के बारे में एक इमोशनल और ह्यूमेन पर्सपेक्टिव से बात कर रही होती है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जूलियन का सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, लेकिन एरिस तुरंत होश में आता है और फाइनली फाइल एक्वायर कर लेता है। उसके बाद टीम ग्रिड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एनकॉम के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स उन्हें रोकने आ जाते हैं। वहां एक बहादुर और इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। चाहे एनकॉम के पास ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, लेकिन डिलिंजर के सोल्जर्स की पावर और स्किल्स उन्हें क्लियरली ओवर पावर कर देती हैं। अपनी अमेजिंग फाइटिंग एबिलिटी के साथ वो गार्ड्स को आसानी से हरा देते हैं और कुछ ही देर में हैंग ग्लाइडर समन करके एस्केप करने लगते हैं। तभी एरिस नोटिस करता है कि उसका एक टीममेट अभी भी फाइट कर रहा है और घायल हो गया है। अथीना कहती है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन एरिस वापस लौट जाता है और बाकी गार्ड से लड़कर अपने सोल्जर को रेस्क्यू कर लेता है। ये सब देखकर जूलियन को गुस्सा आ जाता है। उसे अपने प्रोग्राम्स को फेल होता हुआ देखना पसंद नहीं, इसलिए वो सर्वर पर एक हेवी पेलोड ड्रॉप कर देता है। उसके ब्लास्ट से एनकॉम का पूरा ग्रिड डिसेबल हो जाता है, लेकिन साथ ही डिलिंजर के सोल्जर्स भी क्रैश हो जाते हैं। इस एक्सप्लोजन के चलते एजे का प्रेजेंटेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इवेंट कैंसिल करना पड़ता है। कुछ देर बाद एरिस अपने रूम में होश में आता है और देखता है कि जो वुंडेड सोल्जर था वो रिवाइव नहीं हुआ। वो जूलियन से पूछता है और जूलियन कहता है फेलियर्स विल ऑलवेज बी डिलीटेड। ये बात सुनकर एरिस अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जूलियन उसे एक नया मिशन देता है ईव को लोकेट करने का। उसके बाद जूलियन को एजे का कॉल आता है जो पूरी घटना पर बहुत गुस्सा है। एजे धमकी देता है कि वो इन्वेस्टर्स को 29 मिनट लिमिट के बारे में बता देगा। जूलियन उसे ईव के मिसिंग होने पर टॉन्ट करता है, लेकिन बात बढ़ जाती है और एजे गुस्से में कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद ईव और सेथ अलास्का छोड़ देते हैं, अपने साथ वही ऑरेंजेस लेकर जो उन्होंने ग्रिड से लाए थे। प्लेन में बैठते ही उनके फोन्स पर सिग्नल वापस आ जाते हैं और एजे तुरंत ईव को कॉल करके गुस्से में बताता है कि क्या हुआ था। ईव उसे शांत करती है और कहती है कि उसने कोड ढूंढ लिया है। उधर एरिस ईव के सभी फाइल्स चेक कर रहा होता है, जहां उसे उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चलता है। वो उसके वेकेशन के वीडियोस देखता है और फिर उस समय के क्लिप्स भी देखता है जब ईव अपनी बहन के कैंसर और उसके लॉस से गुजरी थी। हजारों फाइल स्कैन करने के बाद एरिस को वो अलास्का वाला ट्री मिल जाता है, जिसका डेटा वो तुरंत जूलियन को भेज देता है। जूलियन बिना टाइम वेस्ट किए एरिस, अथीना और 2 एडवांस्ड बाइक्स को रियल वर्ल्ड में ले आता है और उन्हें 29 मिनट्स के अंदर ईव को ढूंढने भेज देता है। सिटी में ईव अपने प्राइवेट एयरपोर्ट से एक बाइक पर निकलती है और कुछ ही देर में स्ट्रीट कैमरास उसका लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। एरिस और अथीना उसके पीछे लग जाते हैं और जैसे ही ईव को समझ में आता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो अपनी स्पीड और बढ़ा देती है, जिससे पुलिस भी चेज में शामिल हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक पुलिस कार उनके साथ चेज ज्वाइन करती है, सोल्जर्स अपनी बाइक से एक बीम चलाकर उस कार को 2 टुकड़ों में काट देते हैं। ईव और तेज भागती है, लेकिन देखती है कि अथीना बहुत करीब आ गई है। तब वो अचानक एक शार्प टर्न लेती है और हाईवे से उतर जाती है। इस सडन मूव की वजह से एक बस तुरंत रुक जाती है और रोड ब्लॉक हो जाता है, जिससे एरिस पीछे रह जाता है। अथीना ईव का पीछा करते हुए सीधा स्ट्रीट से एक पार्किंग गैराज के अंदर तक पहुंच जाती है। ईव कुछ कार्स के पीछे छुप जाती है और जैसे ही वो देखती है कि अथीना रैंप पर चढ़कर आ रही है, वो अपनी बाइक उस पर फेंक देती है, जिससे अथीना नीचे गिर जाती है। एरिस को तुरंत अलर्ट मिलता है और वो उस जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। अथीना जल्दी से खुद को संभाल लेती है और पैरों से रैंप चढ़ना शुरू करती है। तभी ईव उसकी बाइक चुराकर फुल स्पीड से निकल पड़ती है। जैसे ही वो वापस स्ट्रीट पर आती है, एरिस उस तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच चेस फिर शुरू हो जाता है। एरिस लेजर बीम से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईव परफेक्ट टाइमिंग से बच जाती है। हाँ, इस चक्कर में कुछ और कार जरूर टूट जाती हैं।
एरिस अब और तेज चलता है, लेकिन अचानक उसके सामने एक कार आ जाती है जिसमें एक बेबी होता है, जिससे बचने के लिए उसे रुकना पड़ता है। इसका फायदा उठाते हुए ईव आगे निकल जाती है। जूलियन अपने कंप्यूटर पर पूरा चेज लाइव देख रहा होता है और अपने सोल्जर्स को फेल होता देख वो और गुस्सा हो जाता है। फिर वो और लोगों को भेज देता है। ईव अपनी बाइक के बटन ट्राई करती रहती है और कुछ देर बाद उसे भी लेजर बीम एक्टिवेट करने का तरीका मिल जाता है, लेकिन एरिस एक्सपीरियंस्ड होता है। वो लेजर बीम से बचकर साइड में आ जाता है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल ड्राइव करते हुए रास्ते पर भिड़ने लगते हैं। इनके बीम्स और कोलिजन्स की वजह से रोड पर एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। चेस के बीच दोनों गलती से एक गेट और कचरे के पाइल के अंदर घुस जाते हैं, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों क्रैश कर जाते हैं। ईव कचरे के कंटेनर के अंदर गिरती है, लेकिन सेफली लैंड करके तुरंत बाहर निकल आती है और भागना शुरू कर देती है। एरिस भी बाइक छोड़कर उसके पीछे पैरों से दौड़ता है, क्योंकि अब दोनों बाइक्स डाउन हो चुकी होती हैं। दोनों डॉक्स तक पहुंच जाते हैं, जहां ईव खुद को एक कोने में फंसा हुआ महसूस करती है। बचने का कोई रास्ता न देखकर वो अपने पास रखे ड्राइव, जिसमें कोड होता है, को तोड़ देती है और सीधा पानी में फेंक देती है। जैसे ही एरिस उसके पास पहुंचता है, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसका रियल वर्ल्ड टाइम खत्म हो चुका होता है। तभी ईव को समझ आता है कि एरिस एक प्रोग्राम है, इंसान नहीं। एरिस उसके चेहरे पर एक इमोशनल एम्पैथिक रिएक्शन महसूस करता है और उसी पल एरिस और अथीना दोनों डिजिटल वर्ल्ड में वापस डिसअपीयर हो जाते हैं। इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर वहां लैंड करता है और जूलियन का आदमी एक स्पेशल लेजर डिवाइस से ईव को ही डिजिटलाइज कर देता है, उसे रियल वर्ल्ड से सीधा ग्रिड के अंदर भेज देता है। इस चेस के दौरान हुई तबाही अब न्यूज चैनल्स पर छा जाती है। एलिजाबेथ जूलियन से कहती है कि वो हद से ज्यादा रेकलेस हो गया है। जूलियन जवाब देता है कि जब वो कोड रिवील करेगा तो दुनिया सब कुछ माफ कर देगी, लेकिन एलिजाबेथ को लगता है कि जूलियन उतना कंट्रोल में नहीं है जितना वो समझता है। ग्रिड के अंदर एरिस और अथीना ईव के डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और उसे एक आइडेंटिटी डिस्क से एक्टिवेट करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि परमानेंस कोड अब ईव के अंदर ही है, क्योंकि उसने एक बार उसे देख लिया था और इतना काफी होता है। लेकिन जब वो कोड एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनालिसिस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगर कोड जबरदस्ती निकाला गया तो ईव मर जाएगी। अथीना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो प्रोसेस शुरू करने लगती है, लेकिन एरिस सोल्जर्स को रोक देता है और जूलियन को मैसेज भेजकर अपनी कंसर्न बताता है। जूलियन उसे प्राइवेट चैट पर बुलाता है और उसे याद दिलाता है, तुम्हारा काम सोचना नहीं, सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना है। फिर वो साफ कह देता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोड चाहिए, चाहे ईव की जान ही क्यों ना चली जाए। जब एरिस वापस एक्सट्रैक्शन रूम में आता है तो वो अथीना से कहता है कि वो जूलियन से बात नहीं कर पाया क्योंकि वो इस वक्त बिजी है, इसलिए हमें नए ऑर्डर्स मिलने तक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रोकनी होगी। एरिस अपनी टीम के प्रोग्राम्स को टेम्पररी वहां से भेज देता है। जैसे ही वो निकलते हैं, अथीना तुरंत जूलियन से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि एरिस अब मैलफंक्शन कर रहा है, मतलब अपने ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा। जूलियन गुस्से में आकर सीधा ऑर्डर देता है, कोड हासिल करो और एरिस और ईव दोनों को खत्म कर दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसी वक्त एरिस ईव से पूछता है, मैं किसको ट्रस्ट करूं? ईव उसे कहती है, जूलियन पर कभी भरोसा मत करना, वो सबको एक एक्सपेंडेबल टॉय समझता है। तभी अथीना 2 सोल्जर्स के साथ वापस आती है और तुरंत उन्हें अटैक करने का सिग्नल देती है, लेकिन एरिस अपनी डिस्क जमीन पर फेंक देता है, जिससे एक ग्लोइंग होल ओपन होता है और एरिस और ईव दोनों उसमें गिर जाते हैं। गिरते हुए वो कई ब्राइट लाइट ग्रिड से टकराते हैं और आखिर में एक डार्क लिक्विड के अंदर जा गिरते हैं। एरिस तुरंत ईव तक तैरकर पहुंचता है और अपने व्रिस्ट डिवाइस से एक बाइक समन करता है। वो दोनों उस बाइक पर बैठकर उस डार्क जोन से निकल जाते हैं। इधर अथीना समझ जाती है कि एरिस और ईव ट्रांसफर पोर्टल की तरफ जा रहे हैं, जहां से वो रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। वो तुरंत ड्रोन्स भेज देती है उनका पीछा करने के लिए। ग्रिड के बीच से गुजरते हुए ईव हर जगह चमकते कोड्स और नियॉन लाइट्स देखकर हैरान रह जाती है, जैसे वो एक जीती जागती डिजिटल दुनिया में सफर कर रही हो। एरिस ईव को बताता है कि ट्रांसफर पोर्टल यूजर वापस रियल वर्ल्ड में भेज सकता है, लेकिन वो तभी मदद करेगा जब ईव उससे परमानेंस कोड शेयर करेगी। वो उससे वादा करता है कि अब तो जूलियन की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि अब उसे सिर्फ खुद के लिए कोड चाहिए। कुछ ही देर बाद ड्रोन्स उनके पास पहुंच जाते हैं और अपने लेजर बीम्स एक्टिवेट कर देते हैं। एरिस तुरंत अपने बाइक के इर्द गिर्द एक स्पेशल डिजिटल शील्ड बना लेता है ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। फिर वो एक बड़ा जंप मारकर ड्रोन्स को पीछे छोड़ देता है। ईव समझ जाती है कि एरिस अब जूलियन के खिलाफ है, तो वो उसकी डील मान लेती है। जब ड्रोन्स फिर से उनके करीब आ जाते हैं, एरिस अपनी डिस्क से टनल के एक हिस्सा तोड़ देता है। ऊपर से गिरती डिब्रीज ड्रोन्स पर जा गिरती हैं और एक तेज एक्सप्लोजन होता है। एरिस फुल स्पीड से बाइक चलाकर उस ब्लास्ट से बच जाता है और दोनों समय पर पोर्टल में जंप कर लेते हैं। डिलिंजर ऑफिस में लेजर डिवाइस एक्टिवेट होती है और एरिस और ईव रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। जूलियन अपने गार्ड्स भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन एरिस उन सबको कुछ सेकंड्स में खत्म कर देता है।
जूलियन के चीखने चिल्लाने को इग्नोर करते हुए वो दोनों एक वैन चुराकर गेट तोड़ते हुए वहां से भाग जाते हैं। गुस्से में पागल जूलियन अथीना को भी रियल वर्ल्ड में भेजता है, उसे नया मास्टर कंट्रोल बनाकर। उसे एक डिजिटलाइजिंग गन और एक ग्लाइडर दिया जाता है ताकि वो ईव और एरीज का पीछा कर सके। जैसे ही अथीना निकलती है, एलिजाबेथ जूलियन के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार देती है। रोड पर ईव एरीज को बताती है कि उसने ये कोड केविन के पुराने फाइल्स में पाया था, इसका मतलब उसका एक कॉपी अब भी केविन के पुराने सिस्टम में होगा। एरीज कहता है कि उनके पास सिर्फ 29 मिनट है और ये पुरानी वैन इतनी फास्ट नहीं चलेगी, ऊपर से उन्हें एक और डिजिटलाइजिंग गन भी चाहिए। ईव एक गैस स्टेशन पर रुकती है और वहां के क्लर्क को अपना मैगजीन कवर दिखाकर उससे उसका फोन उधार लेने के लिए मना लेती है। ईव सेथ को कॉल करती है और कहती है कि वो ऑफिस पर डिजिटलाइजिंग गन के साथ रेडी रहे। फिर वो एरीज के साथ क्लर्क की फास्ट कार ले लेती है और क्लर्क को प्रॉमिस करती है कि पैसे वायर कर देगी। गैस स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरास पर दोनों दिख जाते हैं, जिससे अथीना उनका लोकेशन ट्रैक कर लेती है। एरीज बेहद तेज स्पीड से कार चलाता है, लेकिन उसके शानदार रिफ्लेक्सेस की वजह से वो आसानी से सारी ट्रैफिक डॉज कर लेता है। सफर के दौरान एरीज ईव को सब कुछ बताता है जो उसने उसके फाइल से पढ़ा, इंक्लूडिंग उसके फैमिली के मैसेजेस। ईव उसे बताती है कि लव और ग्रीफ के साथ जीना कितना मुश्किल है, और एरीज फाइनली समझ जाता है कि ईव अपनी सिस्टर के काम को कंटिन्यू कर रही है ताकि वो अपनी सिस्टर से कनेक्टेड रहे। इनकॉम ऑफिसेज के बाहर एरीज कार क्रैश करके जल्दी पार्क करता है। दोनों सेथ से मिलते हैं और म्यूजियम फ्लोर की तरफ भागते हैं, जहां केविन का पुराना कंप्यूटर एग्जीबिशन का हिस्सा है। जैसे ही ईव के पास कोड आ जाता है, सेथ डिजिटलाइजिंग गन असेंबल करता है, लेकिन एरीज को हेल्प करने से पहले अथीना वहां आ जाती है। वो अटैक नहीं करती और एरीज समझ जाता है कि वो बस टाइम का वेट कर रही है। एरीज प्लान चेंज करके विंडो से जंप करता है और अथीना से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव फिर भी गन एक्टिवेट कर देती है और एरीज को केविन के ग्रिड में भेज देती है। अथीना विंडो से क्रैश करके आती है और म्यूजियम का ज्यादा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देती है। वो देखती है कि एरीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए वो गन भी तोड़ देती है ताकि एरीज वापस ना आ सके। सेथ अथीना पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अथीना उसको पंच मारकर दूर तक उड़ा देती है। वो आर्केड मशीन से टकराकर बेहोश हो जाता है। ईव भागने की कोशिश करती है और अथीना उसका पीछा करती है, रास्ते में आने वाली हर मशीन को तोड़ती हुई। आखिरकार अथीना ईव को कॉर्नर कर लेती है, लेकिन तभी स्प्रिंकलर्स चल जाते हैं और अथीना पानी के स्पर्श से काफी कंफ्यूज हो जाती है। ये डिस्ट्रैक्शन उसको टाइम आउट करने पर मजबूर कर देती है और वो वापस डिजिटल वर्ल्ड में चली जाती है। डिलिंजर ऑफिसेज में जूलियन शॉक में है देखकर कि अथीना ने लेजर्स को फोर्स करके अपने आप को रियल वर्ल्ड में ला दिया। वो उसे चिल्लाता है, लेकिन अथीना को रोक नहीं पाता। एलिजाबेथ उनके पास आती है और अनाउंस करती है कि उसने बोर्ड को कन्विंस कर लिया है कि जूलियन को फायर कर दिया जाए और वो कंपनी का कंट्रोल वापस ले रही है। उसका पहला डिसीजन होता है प्रोजेक्ट को शट डाउन करना, लेकिन अथीना उसकी डिस्क से मार देती है। जूलियन डिवेस्टेटेड है, लेकिन अथीना कहती है कि वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, क्योंकि जूलियन ने उससे कहा कि मिशन को किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। अथीना 2 सोल्जर्स और एक पावरफुल व्हीकल रिकॉग्नाइजर के साथ अपना मिशन कंटिन्यू करती है। जूलियन जल्दी से कंप्यूटर के पास जाता है और सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। एनकॉम ऑफिसेज में एजे सब डिस्ट्रक्शन देकर शॉक में है। ईव उसे सब कुछ समझाती है और कन्विंस करती है कि वो गन को फिक्स करे। ग्रुप डोर से अथीना को आते देखता है और ईव रियलाइज करती है कि जब तक डिलिंजर के सिस्टम्स चल रहे हैं, अथीना आती रहेगी। वो एजे से कहती है कि अथीना ने जो गन ड्रॉप की थी उसे यूज करके डिलिंजर के सिस्टम्स हैक करो और उनका ग्रिड हटा दो, जबकि वो खुद टाइम बाय करने के लिए बाहर जाती है। स्ट्रीट पर लोग रिकॉग्नाइजर देखकर पैनिक करते हैं। लॉ एनफोर्समेंट हेलीकॉप्टर के साथ अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन अथीना उसको तुरंत शूट डाउन कर देती है। कुछ ही देर में मिलिट्री जेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ईव स्ट्रीट्स में दौड़ रही होती है तो अथीना ट्रैकिंग मिसाइल्स भेजती है उसे ढूंढने के लिए। एक डेस्परेटिव कुछ मिसाइल्स डॉज कर लेती है, लेकिन मिसाइल्स फिर भी एक लाइट सर्कल बना के उसे ट्रैप कर देते हैं। उसी मोमेंट एक मिलिट्री जेट रिकॉग्नाइजर के लेग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल खो देता है और मल्टीपल बिल्डिंग से टकराकर गिर जाता है। केविन के 80s के ग्रिड में एरीज एक बिट से मिलता है और उसकी मदद मांगता है। बिट एक ओल्ड स्टाइल बाइक क्रिएट करता है और एरीज को एक सीक्रेट एरिया तक गाइड करता है, जहां वो केविन के प्रोग्राम मैनिफेस्टेशन से मिलता है। एरीज एक्सप्लेन करता है कि अब वो कोड सिर्फ खुद के लिए नहीं चाहता, वो ईव को प्रोटेक्ट करने के लिए जीना चाहता है। एरीज के वर्ड से टच्ड, केविन डिसाइड करता है कि परमानेंस कोड एरीज को दे दे और उसको उसकी डिस्क में डाल देता है।
एरीज फिर डिस्क का यूज करके एक रे ऑफ लाइट में स्टेप करता है जो उसे केविन के ओल्ड बेसमेंट तक ले जाता है। सिटी में अथीना रेकग्नाइजर को टैंक में छोड़ देती है, क्विकली ईव को कैप्चर कर लेती है। सिर्फ कुछ मिनट्स बचे होते हैं तो अथीना हर व्हीकल के थ्रू ड्राइव करती है ताकि वो तेज चल सके। अचानक एरीज रोड के बीच में अपीयर होता है और उसका सूट नए कलर्स में ग्लो करता है, ये दिखाने के लिए कि अब वो फ्री है। वो अपनी डिस्क टैंक पर थ्रो करता है और उसको कंट्रोल से बाहर कर देता है। टैंक क्रैश हो जाता है और नियर बाय कार्स भी टकरा जाती हैं। एरीज ईव को चेक करता है और कंफर्म करता है कि वो सेफ है। अथीना जल्दी ही वापस आती है 2 सोल्जर प्रोग्राम्स के साथ और वो दोनों मिलकर एरीज से फाइट करते हैं। ये उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि प्रोग्राम्स उसके लेवल के हैं, लेकिन वो कम से कम दोनों सोल्जर्स को गिराने में सक्सेसफुल होता है अपनी डिस्क को खो देते हुए। दुख की बात यह है कि फाइट के बाद वो वीक हो जाता है और अथीना उस पर ओवर पावर हो जाती है। जब अथीना उसे मारने ही वाली होती है, ईव डिस्क वापस एरीज को थ्रो करती है और वो अथीना के अटैक को टाइम पर ब्लॉक कर लेता है। अथीना और एरीज स्ट्रीट पर फाइट कंटिन्यू करते हैं। इस बार एरीज के पास अपर हैंड है। वो अथीना का हाथ कट कर देता है और उसे फिनिश करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसी मोमेंट एजेड डिलिंजर सिस्टम्स हैक करता है और उनका ग्रिड डिस्ट्रॉय कर देता है। मिसाइल्स शहर के आसपास गिरने लगते हैं और एरीज अथीना को पकड़ के रखता है जैसे ही वो टूटकर डस्ट में बदल जाती है। उसके बाद एरीज ईव से कहता है कि ग्रिड को उसकी जरूरत है और वो पुलिस कार्स के आने से पहले डिसअपीयर हो जाता है। कुछ टाइम बाद मीडिया इंसिडेंट को कवर करती है और डिलिंजर सिस्टम्स को कल्प्रिट के रूप में दिखाया जाता है। पुलिस डिलिंजर ऑफिसेस को सराउंड कर लेती है, लेकिन जूलियन लेजर्स एक्टिवेट करके खुद को ग्रिड में भेज देता है ताकि वो अरेस्ट से बच सके। वीक्स बाद ईव परमानेंस कोड का यूज करके इंसानियत की मदद करती है। सिर्फ एक बटन प्रेस करके खाना और दवा रियल वर्ल्ड में लाती है। एक दिन उसे एरीज का पोस्ट कार्ड मिलता है जो दिखाता है कि वो दुनिया में ट्रैवल कर रहा है और दूसरे प्रोग्राम को ढूंढ रहा है जो कभी ग्रिड से एस्केप हुआ था। डिलिंजर ग्रिड के रुइंस में जूलियन एक डिस्क पाता है जो उसके ग्रैंडफादर की थी। जैसे ही वो डिस्क को उठाता है, उसका बॉडी आर्मर से कवर हो जाता है और इसी आखिरी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।